यो सो कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर कारो 2016, ये बेसिकली ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट किसने इशू किया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। किसके लिए इशू किया? कंपनी के ऑडिटर के लिए। सर इस रिपोर्ट में क्या है? एमसीए कंपनी के ऑडिटर को बोल रहा है, हे कंपनी के ऑडिटर सुन, यू हैव टू रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। इस कारो के अंदर में, इस कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर के अंदर में जो भी पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर तुझे क्या करना पड़ेगा? रिपोर्ट करना पड़ेगा। यस और नो? इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू फॉलो द कारो इशूड बाय द एमसीए। यस और नो? पक्की बात? चलो आगे, चलो आ जाओ। सो एग्जिस्टेंस ऑफ द कारो, पहले इसके बारे में बात करते हैं। एमसीए वॉज ऑफ द ऑब्जेक्टिव दैट देर आर सर्टन पर्टिकुलर इश्यूज, कुछ ऐसे इश्यूज है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर ऑडिटर का अलग से टिप्पणी, कमेंट या फिर कुछ तो अलग से उसके ऊपर इंफॉर्मेशन आना चाहिए। वो सारे पॉइंट्स ऑडिटर के रिपोर्ट में कहीं ना कहीं आने ही चाहिए। तो ऐसा एमसीए का मानना है, इसीलिए एमसीए ने सारे ऑडिटर्स के लिए एक ऑर्डर जारी कर दिया, जिसे हम लोग प्यार से कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर कहते हैं। तो अब कारो के अंदर में एमसीए ने क्या ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया? मेरे साथ साथ बोलो, एमसीए ने। किसको? तमाम कंपनीज के ऑडिटर्स को, तमाम कंपनीज के ऑडिटर्स को कि हे ऑडिटर्स सुन लो, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आपको रिपोर्ट करना है। लेकिन प्लीज ध्यान देना, नीचे के कंपनीज के लिए कारो अप्लीकेबल नहीं है। एग्जम्पशन, छूट मिल गई है उनको, है ना। सो कारो किस किस के लिए अप्लीकेबल नहीं है बेटा? बैंकिंग कंपनी के लिए कारो अप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंकिंग कंपनी के लिए सेपरेट लॉ है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, BRA। उसके बाद इंश्योरेंस के लिए भी सेपरेट एक्ट है, इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट। तो उसके अंदर में अकाउंटिंग स्टेटमेंट सब इरडा के हिसाब से होता है। यस और नो? कंपनीज रजिस्टर्ड फॉर चैरिटेबल पर्पज, OPC, स्मॉल कंपनीज एंड द फॉलोइंग प्राइवेट कंपनीज, इनको भी छूट मिल गई है क्योंकि छोटी छोटी कंपनीज है। कंपनी विच इज नॉट अ होल्डिंग और सब्सिडारी ऑफ अ पब्लिक, अगर पब्लिक की होल्डिंग सब्सिडारी होती तो उसको भी कारो अप्लीकेबल होता। जिसका पेडअप कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 करोड़ एट द रिपोर्टिंग डेट, तो उसको भी कारो अप्लीकेबल नहीं है। ऐसी कंपनी जिनकी बोरोइंग लेस देन और इक्वल्स टू 1 करोड़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, उसको भी कारो अप्लीकेबल नहीं है। एंड ऐसी कंपनी जिसका रेवेन्यू एंड टर्नओवर लेस देन और इक्वल्स टू 10 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर, तो उससे भी कारो अप्लीकेबल नहीं है। मेरे बच्चे राजेश खन्ना ध्यान दे इधर में बेटा, कारो किस किस को अप्लीकेबल नहीं है, एग्जाम में इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। सो अच्छे से ध्यान देना। क्लियर है? पक्की बात? डन। चलो आगे। द ऑडिटर ऑफ ऑल अदर क्लास और क्लासेस ऑफ द कंपनी, हो कितना प्यारा सेंटेंस लिखा है, ऑल अदर क्लास और क्लासेस ऑफ द कंपनी, बाकी सब के लिए जाओ, तुम सबने कारो फॉलो करना है। आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट, आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन द मैटर्स, ऑन द पॉइंट्स, ऑन द मैटर्स, ऑन द पॉइंट्स स्पेसिफाइड इन दिस ऑर्डर। सर ऐसे कौन से भारी के पॉइंट है जिसके ऊपर ऑडिटर ने इतना रिपोर्ट करना है? ऐसे कौन से पॉइंट है? चलो बता दे तो बेटा, कौन कौन से पॉइंट है? आ जा बेटा, चलो आ जाओ। सो कारो के अंदर में कौन कौन से पॉइंट्स है इन कारो 2016, है ना। अभी हाल फिलहाल में कारो 16 चल रहा है बेटा। चलो, मैटर स्पेसिफाइड इन द कारो 16, जो कंपनी ऑडिटर ने झक मार के, इच्छा हो चाहे ना हो, फॉलो करना है और इन सारे पॉइंट्स के ऊपर रिपोर्ट करना है। सर जैसे अब आप यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है फिक्स असेट, सर नीचे के जो पॉइंट है उन पॉइंट्स के अंदर में कोई लफड़ा नहीं है, सब कुछ प्रॉपर है, फिर भी रिपोर्ट करना है क्या? हाँ, फिर भी रिपोर्ट करना है। आज तक आपने क्या देखा था कि ऑडिटर उसके ऑडिट रिपोर्ट के अंदर में कमेंट लिखेगा अगर उसे कुछ प्रॉपर नहीं लग रहा है तो, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे अगर ये जो पॉइंट्स दिए हैं, ये जो सारे पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट्स के अंदर में अगर सब कुछ प्रॉपर है तब भी उसने रिपोर्ट करना है। यस और नो? क्योंकि ये ऑर्डर है, ऑडिटर को फॉलो करना ही पड़ेगा। बात में गहराई थी मुन्ना, समझदार को इशारा काफ़ी है। हाँ आ जाओ, चलो बेटा। सबसे पहला पॉइंट है फिक्स असेट, दूसरा पॉइंट है इन्वेंट्री, तीसरा है लोन गिवन बाय द कंपनी, देन लोन टू द डायरेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी, देन डिपॉजिट्स, कॉस्ट रिकॉर्ड, स्टैट्यूटरी ड्यूज, रीपेमेंट ऑफ लोन, यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, है ना, अप्रूवल ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन, निधि कंपनी, उसके बाद रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द प्रेफरेंशियल शेयर्स एंड रजिस्ट्रेशन अंडर RBI एक्ट।
ABCDEFGHIJKLMNOP, बाप रे बाप सर इतने पॉइंट है। टोटल कितने पॉइंट है बेटा? टोटल 16 पॉइंट है। ये 16 पॉइंट के ऊपर ऑडिटर ने रिपोर्ट करना ही करना है। सर क्या ये पॉइंट हमें याद करना है? हाँ। सर क्या आप ये सारे पॉइंट वन बाय वन एक्सप्लेन करोगे? हाँ। पहला पॉइंट था फिक्स असेट, चल बेटा आजा। पहला पॉइंट था फिक्स असेट, ओ हो। चलो वन बाय वन एक एक पॉइंट हम लोग अभी देखना शुरू कर देते हैं। चल आजा बेटा। सो फिक्स असेट क्या कहना था बेटा इसके अंदर में? अब ऑडिटर उसके ऑडिट रिपोर्ट में कैसे रिपोर्ट करेगा? वेदर द कंपनी मेंटेन्स, क्या कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया है क्या रिलेटेड टू फिक्स असेट? सर फिक्स असेट से रिलेटेड प्रॉपर रिकॉर्ड मतलब जो फिक्स असेट बैलेंस शीट में है वही फिक्स असेट कंपनी में दिख रही है। पता चला बैलेंस शीट में सत्यम वाली केस हो गई 2009 की, बैलेंस शीट में दिख रही है 900 करोड़ की एफडी, एक्चुअल में एफडी है ही नहीं चलेगा। बैलेंस शीट में दिख रहा है BMW कार, एक्चुअल में मारुति 800 है, नहीं चलेगा। यस और नो? सो वेदर द कंपनी मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ all the fixed asset and such record must show full particulars details regarding the quantity and situation of the fixed asset। और फिक्स असेट में ड्यूरिंग द पीरियड अगर कुछ एडिशन है तो, कुछ बेचा है तो, यस और नो, उसके ऊपर प्रॉफिट लॉस कुछ हुआ है तो, ये सारी डिटेल। एंड फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था क्या? बैलेंस शीट में दिख रही BMW, क्या ऑडिटर ने जाकर के फिजिकली वेरीफाई किया था क्या? बैलेंस शीट में दिख रहा है रिलायंस के जामनगर के पास ऑयल रिफाइनरी का एक 5000 करोड़ का प्लांट है, जाकर के फिजिकल वेरीफाई किया था क्या? दूसरा, अगर कुछ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है तो क्या वो बुक्स के अपने इसमें ऑडिट रिपोर्ट के अंदर में उसने नोट डाउन किया कि नहीं किया, है ना? फिजिकल वेरिफिकेशन प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें ऑडिटर चेक करेगा और चेक करने के बाद अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि यस फिक्स असेट जो बुक्स में दिख रही है वो ही फिक्स असेट एकदम प्रॉपरली बुक्स में है, प्रॉपरली एक्चुअल में भी है, बुक्स में भी है, फिजिकल भी है, बुक्स में भी है। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? यस और नो? पक्की बात। चलो आगे। दूसरा पॉइंट था इन्वेंट्री, पहला था बेटा फिक्स असेट का, डन। पहला था फिक्स असेट का, दूसरा पॉइंट है इन्वेंट्री का। होशियार बच्चा मेरे साथ साथ ही सारी चीज़ें पट समरी पॉइंट्स लिख लेगा साथों साथ में, और जो गधा बच्चा है ना वो सब बस देखते रह जाएगा, ऐसी ऐसी मुंडी हिलाएगा बस। ओके ओके। और एग्जाम में उसको याद आएगा सर कुछ तो भी BMW जामनगर की बातें कर रहे थे। यस और नो? आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वेदर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के ऊपर इन्वेंट्री माल, अनसोल्ड गुड्स, स्टॉक, whether at reasonable interval management has conducted the physical verification of the inventory or not। अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है तो वो ऑडिटर ने नोटिस किया होगा तो प्रॉपरली उसका रिपोर्टिंग हुआ है क्या? उसके बाद लोन से रिलेटेड क्या देखेगा बेटा ऑडिटर? वेदर द कंपनी हैज ग्रांटेड एनी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन टू द रिलेटेड पार्टी। बाप रे बाप, मतलब कंपनी ने अगर रिलेटेड पार्टी को लोन दिया है तो ऑडिटर चेक करेगा उस लोन की टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर है कि नहीं है। नहीं तो पता चला डायरेक्टर ने अपने दोस्त या रिश्तेदार को, गर्लफ्रेंड को, भाई को सस्ते रेट में लोन दे दिया। तुम्हारे बाप का पैसा है ना, पब्लिक का पैसा है, और तुम पब्लिक के पैसे को ऐसे ही सस्ते रेट पे बांट नहीं सकते। क्लियर है? यस और नो? सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी बेटा, सॉरी इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर कि वो चेक करेगा लोन्स की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, वेदर द रीपेमेंट एंड इट्स रिसिप्ट्स आर प्रॉपर, जिसको भी लोन दिया समय समय पे लोन वापस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड टू रिपोर्ट विद द लोन रीपेमेंट आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 90 डेज, है ना? 90 दिन हो गए लोन दिया हुआ, अभी तक आया नहीं है बेटा। यस और नो? उसके बाद लोन टू डायरेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी, कंपनी ने किसी डायरेक्टर को लोन दिया। ऋषि वैष्णव बाद में देखना बेटा, आजा पहले आजा, अभी अच्छे से ध्यान दे। यहाँ पे रेलगाड़ी चल रही है अपने बेटा, 1000% कॉन्सेंट्रेट कर। ऐसा सोच कि तू तेरे गर्लफ्रेंड से जीवन में आखिरी बार मिल रहा है, आखिरी बार देख रहा है, तो तू कैसे ध्यान देगा वैसे ध्यान दे बेटा। कुछ नहीं है, बस सारे पॉइंट्स के अंदर में इतना ही है। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर 1-2 पॉइंट नहीं समझे, बेटा अच्छे से ध्यान देना। बस हमें चेक करना है कि जो चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी है कि नहीं है। आ जाओ बेटा सब लोग साथ में, लंबी सांस लो, आ जाओ चलो फटाफट से 1 2 3 एक बार अंगूठा दिखाओ बेटा जल्दी जल्दी से। हेलो 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 हेलो, साक्षी स्किप करो बेटा इस पॉइंट को अभी। चलो डन डन, आ जाओ चलो लंबी सांस लो, आ जाओ। सो वेदर द लोन्स एंड गारंटीज टू द डायरेक्टर आर इन ऑर्डर एंड इन कंप्लायंस विद द लिमिट्स प्रिस्क्राइब। क्या होता है काफ़ी बार कंपनी क्या करती है, ए बेटा ध्यान दे,
इधर ध्यान दे, काफी बार कंपनी क्या करती है, इस पॉइंट की तरफ अच्छे से ध्यान दो, मैं सारे पॉइंट्स का फुल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ बेटा, है ना, प्रेजेंट में रहो, नहीं तो पता चला पिछले पॉइंट के चक्कर में ये पॉइंट भी छोड़ दोगे। आ जाओ। सो कंपनी ने अपने डायरेक्टर को लोन दिया, या कंपनी ने कहीं तो इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो लोन जो दिया है डायरेक्टर, उसका प्रॉपर रीपेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंपनी ने जहाँ कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया है, प्रॉपरली सारी चीज़ें कंप्लाई किया कि नहीं किया है। सर कौन सी चीज़ें, जो अपने कंपनी लॉ के अंदर में पड़ी होगी। सो ऐसी कोई कंपनी डायरेक्टर को, या ऐसी कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, जो भी उससे रिलेटेड कंप्लायंसेस है वो पूरे होने चाहिए, येस और नो। उसके बाद डिपॉजिट्स, वेदर अ कंपनी हैज एक्सेप्टेड एनी डिपॉजिट, इफ यस हैव दे फॉलोड आरबीआई डायरेक्टिव्स। अगर कंपनी ने पब्लिक से डिपॉजिट लिया है तो क्या आरबीआई के रेगुलेशंस फॉलो किए हैं क्या, है कि नहीं, तो ये ऑडिटर चेक करेगा। प्रोविजंस रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, सेक्शन 73 to 76, सेक्शन याद नहीं रखा तो भी चलेगा, है ना, फॉलो किया कि नहीं किया चेक करेगा। दूसरा, इफ द ऑर्डर इज पास बाय द कोर्ट और एनी अदर ट्रिब्यूनल लाइक आरबीआई और सीएलबी रिलेटेड टू सच डिपॉजिट, तो वो ऑर्डर भी चेक करेगा। उसके बाद, है ना, होता है काफ़ी बार कंपनी डिपॉजिट लेती है और कुछ लोगों ने केस कर दिया कंपनी के ऊपर, जैसे पूना के अंदर में अभी डीएसके, दीपक सखाराम कुलकर्णी के ऊपर डीएसके के ऊपर में केसेस चल रही है। पब्लिक से डिपॉजिट लेकर के रखे 2 साल हो गया, करीब करीब बैंकरप्ट हो गया डीएसके पूरा का पूरा, जस्ट बिकॉज ऑफ डिपॉजिट, जस्ट बिकॉज ऑफ डिपॉजिट। पब्लिक से अनाप शनाप डिपॉजिट ले लिए, है ना, और अब वो डिपॉजिट रिपे नहीं कर पा रहा है, तो बस वैसे ही उसके ऊपर कोई अभी डीएसके के ऊपर कोर्ट का ऑर्डर चल रहा है ना, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया उसके खिलाफ कि भैया वो बैंकरप्ट हो गया, डिपॉजिट लेके रखा है, ना इंटरेस्ट दिया ना प्रिंसिपल दिया, तो वो ऑर्डर भी चेक करेगा। एंड इन केस नॉन कंप्लायंस द नेचर ऑफ द सेम हैज बीन रिपोर्टेड। आसान भाषा में ये जितने भी कारों के अंदर के पॉइंट है ना बेटा, ये सारे पॉइंट के अंदर में ऑडिटर चेक करेगा। हे कम ऑन, सेंटेंस में कह रही है जैसा होना चाहिए था, हे कम ऑन, जैसा होना चाहिए था, हे कम ऑन वापस, जैसा होना चाहिए था वैसा है कि नहीं है, यस और नो। whether all these transactions are showing true and fair view or not, whether all these transaction, वैष्णव, ए वैष्णव, थोड़ी देर पहले डाउट पूछा था ना मैंने मुन्ना तूने, बस ये वही पॉइंट है, अच्छे से ध्यान देना, हर पॉइंट को आप अपने आप को ऑडिटर समझो और उसके बाद उस पॉइंट को पढ़ो, है ना, ऑडिटर समझो और उसके बाद उस पॉइंट को पढ़ो। सो जैसा होना चाहिए, अगर वैसा है तो सब कुछ ठीक है, बट फिर भी ऑडिटर चेक करेगा। समझ में आया सभी को? नहीं तो जनरली हमें तो ये पता था कि डाउटफुल सिचुएशन है तो ही ऑडिटर डिटेल चेकिंग करेगा, लेकिन यहाँ पे डाउटफुल सिचुएशन नहीं है तब भी ऑडिटर चेक करने वाला है बेटा। उसके बाद आगे आ जाओ, नेक्स्ट कॉस्ट रिकॉर्ड। इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब, आप सभी को मालूम है कॉस्ट ऑडिट के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा खुजली होती है, क्योंकि काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट के कुछ परसेंटेज सब्सिडी लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, यस और नो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली कॉस्ट ऑडिट के लिए कंपलसरी करता है। तो अगर कॉस्ट रिकॉर्ड की बात है तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर प्रिस्क्राइब किया होगा कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो जैसा बोला है वैसा है, तो सब कुछ प्रॉपर है, समझ में आए? सो ऑडिटर चेक करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किया कि नहीं किया। उसके बाद स्टैट्यूटरी ड्यूज, ऑडिटर चेक करेगा कि उस कंपनी ने, जिस कंपनी का कारों के हिसाब से वो ऑडिट कर रहा है, उस कंपनी ने सारे स्टैट्यूटरी ड्यूज, सर स्टैट्यूटरी ड्यूज मतलब जीएसटी का पेमेंट, इनकम टैक्स का पेमेंट, ड्यूटीज का पेमेंट, पीएफ का पेमेंट, और जो भी गवर्नमेंट के स्टैट्यूटरी ड्यूज थे वो पे किए कि नहीं किए। और अगर नहीं पे किए, 6 महीने से ज़्यादा समय के लिए कोई अगर ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो डिस्क्लोज किया कि नहीं किया। अगर कोई टैक्सेस पे नहीं किया तो डिस्क्लोज किया कि नहीं किया। रीपेमेंट ऑफ द लोन, समय समय पे जो भी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, डिबेंचर होल्डर से लोन लिया है, वो लोन का रीपेमेंट किया कि नहीं किया। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, आप सभी को मालूम है कि कंपनी क्या करती है, पब्लिक के पास जाकर के 10 रुपए दो मालिक बन जाओ, 10 रुपए दो मालिक बन जाओ। गुरु पिक्चर में अभिषेक बच्चन ने बोला था ना, तो पब्लिक को कंपनी ने क्या किया, शेयर्स ऑफर किए थे या पब्लिक से लोन लिया, डिपॉजिट लिया, तो जिस पर्पस के लिए लोन लिया था, जैसे कंपनी के डायरेक्टर ने किसी से पैसा उधार लिया, तो जिस पर्पस के लिए पैसा लिया था, जिस पर्पस के लिए पैसा लिया था, उसी पर्पस के लिए वो पैसा यूज किया कि नहीं किया, ये चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है, ऑडिटर की है। ऑडिटर मन से नहीं कर रहा है, हाँ मन से नहीं है, मन से नहीं है, कैसे है, कारों से है, कारों से।
कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट्स ऑर्डर। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ द फ्रॉड, ऑडिटर को ऑडिट करते हुए अगर कुछ फ्रॉड पता चला या फ्रॉड हो गया है या तो हो रहा है तो रिपोर्टिंग करेगा, ऑलरेडी हमने देख लिया। अप्रूवल ऑफ द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, जब भी ऑडिटर कारों के तहत चेक करेगा तब वो ये भी चेक करेगा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, मैनेजरियल पर्सन को जितना मिल रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं है, कहीं लिमिट से ज़्यादा तो नहीं मिल गया, कहीं लिमिट से ज़्यादा तो नहीं मिल गया। निधि कंपनी के केस में, इन केस ऑफ निधि कंपनी, निधि बोलती बहुत सारे लोगों को नलायक को अपनी गर्लफ्रेंड याद आ गई है, ये वो निधि नहीं है, निधि वो चीट फंड निधि कंपनी होती है ना। सो निधि कंपनी वेदर द फॉलोइंग हैव बीन कंप्लाइड विथ एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस और नॉट। सर कौन सी चीज़ें कंप्लाई करना है, मेंटेन द नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट इन द रेशियो ऑफ 1:20 टू मीट आउट द लाइबिलिटी। ओ हो, निधि कंपनी क्या करती है बेटा, लोगों से पैसा लेती है, चीट फंड जो चीट निकालती है और उसके बाद में जिसको उधार की जरूरत है, जैसे आप लोग बीसी खेलते हो ना, बीसी बीसी 10 लोगों ने मिलकर बीसी किया, हर महीने के महीने हर कोई 10-10 हज़ार दे रहा है और चीट निकाली जाती है, जिसका नाम आ गया उसको पैसे उधार दे देते हैं। तो निधि कंपनी भी वैसे ही कुछ करती है बेटा। तो निधि कंपनी की अगर लाइबिलिटी 20 रुपए है तो उसके पास में खुद का 1 रुपया होना चाहिए, 1:20 के रेशो में उसके पास फंड होने चाहिए, ताकि अचानक अगर लाइबिलिटीज पे ऑफ करने की जरूरत पड़ जाए तो कंपनी का खुद का ओन फंड होना चाहिए ना, 1:20 का रेशो। एंड मेंटेन द 10% अनअटैच टर्म डिपॉजिट। अनअटैच मतलब ऐसे जिसके ऊपर किसी का कोई चार्ज नहीं है, अनअटैच, फ्री ऑफ चार्ज। उसके बाद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, कंपनी, आपने रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन कंपनी लॉ में देखा है, अगर उन रिलेटेड पार्टी के साथ कंपनी अगर कोई ट्रांजैक्शन करती है तो ऑडिटर चेक करेगा। काफी बार देखो कोई कंपनी के डायरेक्टर अपने जान पहचान वालों को सस्ते में माल बेच देते हैं, तो भैया डायरेक्टर के बाप का पैसा नहीं है, वो पब्लिक का पैसा है, तो डायरेक्टर ने अपने जान पहचान वालों को सस्ते में माल क्यों बेचा, यस और नो। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर में ऑडिटर्स का काम है चेक करने का, ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे हुआ कि नहीं हुआ। देन उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द प्रेफरेंशियल इशू, अगर कुछ है तो प्रेफरेंशियल इशू प्रॉपर्ली हुआ कि नहीं हुआ, जो भी पैसा रेज किया वो उसी पर्पस के लिए यूज किया कि नहीं किया जिस पर्पस के लिए रेज किया था। उसके बाद नॉन कैश ट्रांजैक्शंस अगर कुछ है तो वहां पे कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा। देन रजिस्ट्रेशन अंडर द आरबीआई एक्ट। अब क्या कहना है बेटा इसका, देखो वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द आरबीआई एक्ट, इफ यस देन वेदर द रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन्ड और नॉट, all above stated clauses are mandatory to be reported, the disclosures are to be given appropriately। कुछ था क्या इसके अंदर में बेटा, ये था आपका कारो। हर पॉइंट में, आसान भाषा में हर पॉइंट में यहाँ पे बस इतनी ही इच्छा है, कारो की बस इतनी ही इच्छा है कि हे ऑडिटर ये सारे 16 के 16 पॉइंट उन्हें चेक करना है, 16 के 16 पॉइंट उन्हें चेक करना है कि यहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपरली है कि नहीं है।